असली ताकत और आज़ादी खुद के दम पर खड़े होने में ही है। नमस्कार, द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारत के 2047 तक एक विकसित देश बनने के सपने से कह सकते हैं सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की, मतलब हमारे देश में रक्षा उपकरण बनाने की जो क्षमता है उसकी। इसका पूरा सफर समझेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई, आज हम कहाँ हैं और आगे का रास्ता कैसा है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चर्चा बहुत ही काम की है, खासकर जीएस पेपर 2 और 3 जहां सिक्योरिटी, इकोनॉमी जैसे मुद्दे आते हैं। हमारी ये पूरी बातचीत द हिंदू में छपे एक बहुत ही अच्छे लेख पर आधारित है जिसका टाइटल है द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश अब एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने का सपना कैसे देख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला सिर्फ पैसे कमाने या फौज को मजबूत करने का ही नहीं है। अच्छा, ये सीधे सीधे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से जुड़ा है। मतलब अपनी विदेश नीति और सुरक्षा के फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के लेने की आजादी। एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री किसी भी देश की संप्रभुता की रीढ़ होती है। तो फिर कहानी को शुरू से ही शुरू करते हैं। लेख में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, संरचनात्मक कमजोरी या स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी। यह सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब था? ऐसा क्या था कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हम छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सारी कहानी की जड़ असल में यहीं पर है। देखिए, दशकों तक भारत का डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर कुछ बहुत ही अजीब और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का शिकार रहा। अजीब? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस पूरे सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए बंद रखा गया था, सब कुछ सरकारी नियंत्रण में। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। हाँ, एक आयरॉनिकल सिचुएशन। विरोधाभास? वो कैसे? मतलब सरकार खुद सब कुछ बनाना चाहती थी, इसमें क्या अजीब था? अजीब ये था कि हम अपनी ही प्राइवेट कंपनियों को तो एक नट बोल्ट तक बनाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, ये कहकर कि डिफेंस एक बहुत सेंसिटिव सेक्टर है। लेकिन हम अमेरिका, फ्रांस, रूस की प्राइवेट कंपनियों से अरबों डॉलर के हथियार और फाइटर जेट खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते थे। वाह, ये तो सच में अजीब बात है। मतलब हम अपनी ही कंपनियों पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन विदेशी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछा रखा था। बिल्कुल, ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। अपने दरवाजे अपनों के लिए बंद थे और बाहर वालों के लिए पूरी तरह खुले। इसी नीति का नतीजा थी वो संरचनात्मक कमजोरी। अच्छा, हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से बाहरी सप्लाई चेन पर निर्भर हो गए। इसका दोहरा नुकसान हुआ। एक तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा दांव पर लगी रहती थी। आप सोचिए, अगर किसी देश से हमारा तनाव हो जाए और वही देश हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दे तो हमारे टैंक और जहाज तो बस खड़े के खड़े रह जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा नुकसान हुआ हमारी इकोनॉमी को। एक पूरा का पूरा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो लाखों नौकरियां पैदा कर सकता था, वो कभी पनप ही नहीं पाया। हम बस खरीदार बनकर रह गए। ठीक है, तो ये तो हुई पुरानी कहानी, जहां एक अजीब सी पॉलिसी ने हमें कमजोर बनाए रखा। लेकिन पिछले 5-10 सालों में माहौल पूरी तरह बदल गया है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक भारत इस रेस में एक सीरियस प्लेयर बनता दिख रहा है? हाँ, पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त यू टर्न आया है। सुधारों की एक पूरी लहर आई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था इस सेक्टर को भारतीय प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलना। ये तो गेम चेंजर था। बिल्कुल, एक गेम चेंजर था। दशकों से जो दरवाजा बंद था उसे खोल दिया गया। और इसके साथ साथ विदेशी निवेश मतलब एफडीआई के नियमों में भी ढील दी गई, है ना? हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के नियम आसान बनाए गए। मकसद ये था कि विदेशी कंपनियां सिर्फ हमें सामान ना बेचें, बल्कि भारत आकर यहाँ की कंपनियों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और यहीं प्रोडक्शन करें। लेकिन एक और बहुत बड़ा सुधार था जिसके बारे में कम बात होती है। वो क्या था? वो था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी ओएफपी का निगमीकरण। ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा एक विशाल सरकारी ढांचा था। 41 फैक्ट्रियां थीं इसमें। अच्छा। और इन पर हमेशा अकुशल होने और डिलीवरी में देरी करने के आरोप लगते थे। सरकार ने एक झटके में इस पूरे बोर्ड को खत्म करके 7 नई कंपनियों में बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। मुझे याद है इस पर काफी बहस भी हुई थी, लेकिन इन सब सुधारों का जमीन पर कोई असर दिख भी रहा है या ये सब बस कागज पर ही अच्छा लगता है? आंकड़े क्या कहते हैं? नहीं, असर बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेख के मुताबिक रक्षा उत्पादन तो बढ़ा ही है,
पर असली कहानी एक्सपोर्ट के आंकड़ों में है। अच्छा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आप कह सकती हैं एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ा है। कुछ साल पहले हम कुछ करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, आज ये हजारों करोड़ में पहुंच गया है। हजारों करोड़? जी, आज भारत 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण बेच रहा है। 80 से ज्यादा देश? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम अब मैच्योर हो रहा है। हम अब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी एक सप्लायर के तौर पर उभर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को बेचा जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब इस घरेलू बदलाव को थोड़ा ग्लोबल सिचुएशन से जोड़कर देखते हैं। आजकल यूरोप में, मिडल ईस्ट में जो लड़ाइयां चल रही हैं, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, उस सब में भारत के लिए क्या कोई मौका छिपा है? देखिए, यहाँ दो बातें हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। पहली बात है आत्मनिर्भरता की जरूरत। इन लड़ाइयों ने दुनिया को क्या सिखाया है? यही कि शांति बहुत नाजुक चीज है और सप्लाई चेन कभी भी टूट सकती है। जिन देशों के पास अपनी मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री थी, वो इस संकट में ज्यादा मजबूती से खड़े रहे। सही बात है। और भारत जैसे देश के लिए, जिसके पड़ोस में इतनी चुनौतियां हैं, अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर होना अब कोई चॉइस नहीं है, ये एक मजबूरी है, एन इंडिस्पेंसिबल नेसेसिटी। और दूसरा पहलू जो मौके से जुड़ा है? दूसरा पहलू ये है कि यही बदलती दुनिया भारत के लिए नए दरवाजे खोल रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के देश अचानक अपनी नींद से जागे हैं और अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। उन्हें हथियार चाहिए। और जो पुराने सप्लायर्स हैं, जो पारंपरिक सप्लायर थे जैसे अमेरिका या रूस, वो पहले से ही भरे हुए हैं। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सैचुरेट हो चुकी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट में डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है, और यही भारत के लिए गैप है। एग्जैक्टली। भारत इस गैप को भरने के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। हम कॉस्ट इफेक्टिव यानी किफ़ायती और भरोसेमंद हथियार बना सकते हैं, और हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, खासकर इंडियन ओशन रीजन में, हमें एक विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर और मजबूत करती है। ठीक है, तो मौके तो साफ दिख रहे हैं। सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा टारगेट भी रखा है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना आसान तो होगा नहीं। वो कौन सी बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना होगा? और यही इस लेख की सबसे अच्छी बात है। वो सिर्फ सफलता की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आगे का एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी देता है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है प्रक्रियाओं को आसान बनाना, सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स। मतलब लालफिदाशाही। ये तो हमारे देश में हर सेक्टर की कहानी है। सही कहा। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज यानी नियमों का जंजाल आज भी प्राइवेट सेक्टर को रोकता है, खासकर एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना हो, किसी विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाना हो, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मंजूरी लेनी हो, इन सब में बहुत वक्त लगता है। इन प्रक्रियाओं को तेज करना पड़ेगा। और डीआरडीओ की भूमिका पर भी लेख में काफी जोर दिया गया है, ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत सेंसिटिव लेकिन जरूरी पॉइंट है। देखिए, डीआरडीओ ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, खासकर मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में, एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा होना चाहिए। लेख का सुझाव है कि डीआरडीओ को अब फ्यूचर टेक और फ्रंटियर रिसर्च पर फोकस करना चाहिए। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज से 10-15 साल बाद काम आएगी। और प्रोडक्शन का काम? प्रोडक्शन, स्केलिंग और मार्केटिंग का काम, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री को सौंप देना चाहिए, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट। डीआरडीओ का काम प्रोटोटाइप बनाना हो सकता है, लेकिन उसे फैक्ट्री चलाने के बिजनेस में नहीं होना चाहिए। ये तो प्रक्रिया और संस्थानों की बात हुई, लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए पैसा और क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी तो जरूरी है। उस मोर्चे पर क्या हाल है? बिल्कुल, यहाँ भी दो बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहली है फाइनेंस। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को आसानी से और सस्ती दरों पर लोन नहीं मिलता। अच्छा। और जब कोई देश हमसे हथियार खरीदना चाहता है, तो वो अक्सर क्रेडिट लाइन भी मांगता है। मतलब वो चाहता है कि हम उसे खरीदने के लिए लोन भी दें। इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने होंगे। और क्वालिटी और टेस्टिंग का क्या? मैंने सुना है कि इसमें बहुत वक्त लगता है। ये दूसरी बड़ी बाधा है। हमारे घरेलू टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के मानक कई बार बहुत ज़्यादा सख्त है और पुराने भी। एक प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराने में सालों लग जाते हैं। हमें दुनिया के स्टैंडर्ड को अपनाना होगा और इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फैसिलिटीज बनानी होंगी, जहां हर तरह की टेस्टिंग एक ही जगह पर जल्दी हो सके। साथ ही सरकार को मित्र देशों को लाइंस ऑफ क्रेडिट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब G2G सौदों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
तो अगर हमें सारी बाधाएं बोर कर लेते हैं तो आखिर में इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ बस अपना इंपोर्ट बिल कम करने और कुछ अरब डॉलर कमाने के लिए है, या इसका कोई बड़ा रणनीतिक मतलब भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ व्यापार नहीं है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। एक मजबूत डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। लेख कहता है कि ये 3 बहुत जरूरी चीजों का प्रतीक है। वो क्या है? पहला, ये आपके टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी को दिखाता है। ये दुनिया को बताता है कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद कर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप हाईटेक चीजें बना भी सकते हैं। दूसरा, ये आपकी स्ट्रेटेजिक रिलायबिलिटी को साबित करता है। जब कोई देश आपसे हथियार खरीदता है तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं खरीद रहा, वो आप पर एक भरोसा जता रहा है कि आप मुश्किल वक्त में भी उसका साथ देंगी, उसे स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट देंगी। और तीसरा, ये आपको जबरदस्त जियोपॉलिटिकल लेवरेज देता है। ये आपको ग्लोबल हाई टेबल पे एक सीट देता है। आप सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में एक अहम खिलाड़ी बन जाते हैं। वाह! और इन सब के ऊपर ये देश के अंदर हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा करता है, जो मेक इन इंडिया का असली मकसद है। वाह! इसलिए ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरे सफर को समझाएं, कैसे हम एक बंद और दूसरों पर निर्भर अर्थव्यवस्था से एक खुले और महत्वाकांक्षी इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की चर्चा के मुख्य पॉइंट्स: आत्मनिर्भरता अब एक विकल्प नहीं, जरूरत है। सुधारों की रफ्तार बनाए रखनी होगी और लाल फीताशाही को खत्म करना होगा। और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री भारत के आर्थिक और रणनीतिक दोनों लक्ष्यों के लिए जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है। समस्या क्या थी, क्या सुधार हुए, क्या मौके हैं, क्या चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या है। ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर बात करें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की बातचीत खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। लेख में भारत के एक क्रेडिबल सप्लायर यानी एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने की बात कही गई है, लेकिन ग्लोबल हथियार बाजार में सिर्फ एक सप्लायर से एक भरोसेमंद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के लिए असल में क्या लगता है? क्या ये खेल सिर्फ सस्ता सामान बेचने का है, या इसके लिए आफ्टर सेल सर्विस, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और एक ऐसे राजनीतिक भरोसे की गहरी कमिटमेंट चाहिए जो एक आम सौदे से कहीं आगे जाती हो? इस पर सोचेगा।